साल 2014 के बाद हिंदू राष्ट्रवाद और मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम्स में आए उफान की वजह क्या है? संसद से लेकर टीवी स्टूडियोज तक में मुसलमान प्रतिनिधियों के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग का दम कहां से आ रहा है? जमीन जिहाद जिहाद पर एक खबर दिखाई। अपने धार्मिक जुलूस में एक हिंदू एक मुसलमान के घर के छत पर चढ़कर उसके धार्मिक झंडे को फाड़ने की हिम्मत कहां से पाता है? हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों में मुसलमानों को गालियां देते हुए गाने क्यों चलते हैं? हाल ही में द पॉलिस प्रोजेक्ट के ट्रांजैक्शनल फंडिंग इन हिंदू सुप्रीमेसिस्ट मूवमेंट्स नाम से एक रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्रवाद का विस्फोट कोई संयोग नहीं है। इसके पीछे है कॉरपोरेट दुनिया का अंधेरा कोना, जहां अरबों की रकम बिना किसी पहचान के राजनीतिक मशीनरी में झोंकी जा रही है। रिपोर्ट कहती है कि हिंदुत्व की ताकत केवल सड़कों पर नारों से नहीं बनती, इसे खड़ा किया जाता है 3 मजबूत स्तंभों पर: अपारदर्शी कॉरपोरेट चंदा, कानूनी बदलाव और अंतरराष्ट्रीय फंडिंग। ये फंडिंग विदेशों में स्थित टैक्स फ्री चैरिटी संस्थाओं के जरिए से आती है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में स्थित विदेशी हिंदुत्व संगठन भारत में हिंदू राष्ट्रवादी अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक लाइफलाइन का काम कर रहे हैं। इन संगठनों से आने वाला धन न सिर्फ राजनीतिक दलों को मजबूत करता है, बल्कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, जातिवादी नीतियों और आदिवासी समुदायों के विस्थापन को भी बढ़ावा देता है। तो क्या सत्ता में मौजूद राजनीतिक दल कॉरपोरेट के लिए काम कर रहे हैं, या फिर क्या कॉरपोरेट सत्ता में मौजूद राजनीतिक दल के लिए एक माध्यम की तरह काम कर रहा है, या फिर क्या कॉरपोरेट और सत्ता का गठजोड़ अपने अपने मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं? न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में द पॉलिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट ट्रांजैक्शनल फंडिंग इन हिंदू सुप्रीमेसिस्ट मूवमेंट्स के हवाले से ढूंढेंगे इन सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। साल 1923 जब सावरकर ने एक किताब लिखी, हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू, इस किताब ने भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखने की सोच को जन्म दिया। एक ऐसी सोच जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं। 1925 में इस विचारधारा को एक संस्थागत रूप मिला जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना हुई। अब यह सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि भारत का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री नेटवर्क बन गया है, जिसके पास 57,000 से अधिक शाखाएं और लगभग 40 लाख से अधिक स्वयंसेवक हैं। आरएसएस ने अपनी पॉलिटिकल विंग बीजेपी के माध्यम से इस हिंदूवादी सोच को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। इसमें मुख्य अदाकार रहे हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आरएसएस से एक बाल स्वयंसेवक के रूप में जुड़े। उस समय नरेंद्र की उम्र थी 8 साल। 1970 के दशक के आते आते जब नरेंद्र मोदी तकरीबन 20 साल के हो चुके थे, तब संघ में इन्हें प्रचारक बनाया गया। संगठनात्मक कौशल और रणनीतिक क्षमता के बल पर नरेंद्र मोदी ने संघ में एक अलग पहचान बनाई। 1980 के दशक में जब बीजेपी का गठन हुआ तो संघ ने इन्हें बीजेपी में भेज दिया। उन्होंने पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम किया और साथ में गुजरात में अपनी पकड़ मजबूत की। धीरे धीरे शीर्ष नेतृत्व के करीब आते गए। फिर आता है साल 2001। इस साल गुजरात के भुज को एक भूकंप ने तहस नहस कर दिया। उस समय गुजरात में बीजेपी की सरकार थी और केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे। उस भूकंप में हजारों लोग मारे गए, लेकिन सरकार भूकंप के बाद लोगों तक राहत पहुंचाने में असफल रही। नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी ने सत्ता में परिवर्तन कर दिया। केशुभाई पटेल को खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और नए मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस भूमिका के लिए पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने सत्ता संभाली, लेकिन कुछ ही महीनों बाद गुजरात की राजनीति एक ऐसा मोड़ लेती है जो उनकी पूरी छवि को बदल कर रख देता है। फरवरी 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में एक भयानक और सुनियोजित मुस्लिम विरोधी दंगा भड़क उठा। 3 दिनों तक राज्य जलता रहा। हजारों मुसलमान मारे गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, घर घर आग के हवाले कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। ब्रिटिश सरकार की एक जांच रिपोर्ट ने नरेंद्र मोदी को इस हिंसा के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया।
रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने न केवल हिंसा को रोकने में लापरवाही बरती, बल्कि कई बार आरोप लगे कि उनकी सरकार ने दंगाइयों को खुली छूट दी। कई मीडिया रिपोर्ट्स और स्वतंत्र जांचों ने दावा किया कि पुलिस को जानबूझकर दूर रखा गया और हिंदुत्ववादी संगठनों को अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला करने की छूट दे दी गई। इस हिंसा के बाद नरेंद्र मोदी की छवि में स्पष्ट विभाजन हुआ। एक तरफ उनके समर्थक उन्हें हिंदू गौरव का प्रतीक मानने लगे, जबकि आलोचकों ने उन्हें दंगों के जिम्मेदार के रूप में देखा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने उन पर वीजा बैन लगाया और उन्हें दुनिया में अलग थलग नेता की तरह देखा जाने लगा। लेकिन मोदी ने हार नहीं मानी। अपनी छवि सुधारने के लिए उन्होंने एक नया रास्ता चुना, भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों से गठजोड़। साल 2003 में उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट किया, एक ऐसा मंच जो सिर्फ निवेश लाने के लिए नहीं था, बल्कि मोदी की नई छवि गढ़ने के लिए तैयार किया गया था। यह समिट मोदी को एक प्रो बिजनेस नेता के रूप में पेश करने का माध्यम बना, लेकिन इसके पीछे भी उनकी हिंदू राष्ट्रवादी पहचान भी बरकरार रही। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और रुइया समूह जैसे कॉरपोरेट दिग्गजों का समर्थन पाकर मोदी ने अपने हिंदुत्व चरमपंथी अतीत से ध्यान हटाकर आर्थिक विकास की ओर मोड़ दिया। इस दौरान गौतम अडानी की संपत्ति में 100 गुना इजाफा देखने को मिला। साल 2002 से 2014 तक अडानी की संपत्ति 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो ये व्यवस्था एक कदम और आगे बढ़ी। नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक व्यवस्था को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया, एक ऐसा मोड़ जहां निगरानी तंत्र को इतना कमजोर कर दिया गया कि इससे सिर्फ उन उद्योगपतियों को फायदा हुआ जो बीजेपी के करीब माने जाते हैं, और सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला नाम था अडानी ग्रुप। गौतम अडानी से मोदी की नजदीकी का अंदाजा इस फैक्ट से लगता है कि जब नरेंद्र मोदी ने मई 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो वो गुजरात से दिल्ली अडानी के प्राइवेट जेट से आए। ये केवल एक यात्रा भर नहीं थी, ये एक नए सत्ता गठजोड़ की शुरुआत थी, एक स्टेटमेंट था। मोदी सरकार बनने के कुछ ही महीनों बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप के कारमाइकल कोयला खदान प्रोजेक्ट के लिए $1 बिलियन का लोन मंजूर करने का ऐलान किया। यह एक शुरुआत भर थी। 2018 में मोदी सरकार ने एयरपोर्ट नीतियों में बदलाव किया, जिससे बिना किसी पूर्व अनुभव वाली कंपनियों को बोली लगाने की अनुमति मिल गई, और फिर इसके बाद अडानी ने एक के बाद एक 6 बड़े एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स पर कब्जा कर लिया, और देखते ही देखते अडानी की संपत्ति $100 बिलियन को पार कर गई। यह विस्तार महज संयोग नहीं था, बल्कि यह नतीजा था पे टू प्ले मॉडल का। पे टू प्ले मॉडल जहां कंपनियां बीजेपी को मोटा चंदा देकर बदले में नीतिगत लाभ हासिल करती हैं, मतलब पे करती हैं और प्ले करती हैं पॉलिसी मेकिंग में। पे टू प्ले मॉडल इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए अपने उरूज पर पहुंचा। 2017 में मोदी सरकार द्वारा पेश की गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भारतीय राजनीति में काले धन को वैध करने की सबसे विवादित योजना थी। इस स्कीम ने राजनीतिक चंदों को न सिर्फ गुप्त बना दिया, बल्कि कॉरपोरेट्स को राजनीतिक दलों को बेहिसाब धन देने की खुली छूट दी। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि 2018 से 2023 के बीच भारतीय जनता पार्टी को अकेले इस योजना के जरिए 12,930 करोड़ रुपए मिले। यह चौंकाने वाली रकम कुल राजनीतिक चंदे का 52% से अधिक थी, जिससे बीजेपी को चुनावी मशीनरी पर एकाधिकार मिल गया। मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बीजेपी की सबसे बड़ी दानदाता बनी, जिसने 584 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि पार्टी को दी। इसके बाद क्विक सप्लाई का नाम आता है, जो रिलायंस ग्रुप का हिस्सा है। इसने 410 करोड़ रुपए का चंदा दिया। लेकिन सवाल सिर्फ पैसे का नहीं था, सवाल यह था कि यह पैसा कहां से आया और क्यों आया। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को सबसे बड़े चंदे देने वाली कंपनियां वही थी जो ईडी या आयकर विभाग आईटी की जांच के घेरे में थी। जैसे केवेंटर्स ग्रुप ने 334 करोड़ रुपए तब दिए जब केवेंटर्स ग्रुप की एक सहायक कंपनी केवेंटर एग्रो लिमिटेड ईडी की जांच के घेरे में थी। ऐसी और भी 41 कंपनियां थी जिन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन के बाद चंदा दिया। इनमें अकेले 18 कंपनियों ने 2010 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। ये इत्तेफाक नहीं था। जिन कंपनियों पर छापे पड़े या जिनके खिलाफ केस चल रहे थे, वे अचानक से बीजेपी की सबसे बड़ी दानदाता बन गई। क्या ये चंदे सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई से बचने की कीमत थे? क्या कानून का डर दिखाकर सत्ता ने कंपनियों को अपनी फंडिंग मशीन बना लिया? कॉर्पोरेट से फायदा सिर्फ मोदी बीजेपी तक सीमित नहीं, बल्कि आरएसएस तक भी इसका फायदा पहुंचाया गया है, जिसके चलते आरएसएस ने कॉर्पोरेट जगत से अपने संबंध मजबूत किए।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और अरबपति शिव नाडर का 2019 में आरएसएस के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि बनना। उसी साल देश के उद्योगपति रतन टाटा, जिन्होंने कभी गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए थे, उन्होंने नागपुर मुख्यालय में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात कर आरएसएस के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान को 100 करोड़ रुपए का दान दिया। ये उद्योगपति एक ऐसे संगठन के मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे जिसे कभी मुख्यधारा की राजनीति से दूर समझा जाता था, क्योंकि शायद ये जानते थे कि इसका फायदा सरकार इन्हें पहुंचा देगी। पैसे से हिंदुत्ववादी संगठनों को फायदा पहुंचाने का यह खेल सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रवासी समुदायों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैला हुआ है। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रजिस्टर्ड टैक्स फ्री चैरिटीज और कॉरपोरेट संस्थानों के माध्यम से हिंदू वर्चस्ववादी संगठनों में लाखों डॉलर का निवेश किया जाता है। ये फंड्स अक्सर सांस्कृतिक संरक्षण, आपदा राहत या धार्मिक गतिविधियों के नाम पर इकट्ठा किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में इन्हें राजनीतिक अभियान, प्रोपेगेंडा और हिंदुत्ववादी संस्थानों के विस्तार में लगाया जाता है। इस ट्रांसनेशनल हिंदुत्व नेटवर्क की संरचना भी आरएसएस की तरह ही है और यह भी बीजेपी सरकार के साथ एक गहरे सहयोग में काम करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संगठन है हिंदू स्वयं सेवक संघ, जो आरएसएस का अंतर्राष्ट्रीय विंग है। एचएसएस की शाखाएं 40 से अधिक देशों में फैली हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में इसकी मजबूत स्थिति है। हालांकि एचएसएस खुद को आरएसएस की तरह एक सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठन बताता है, लेकिन इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इसका कनेक्शन सीधे हिंदू राष्ट्रवादी बयानबाजी और सांप्रदायिक अभियान से है। कैसे, ये जानिए। एचएसएस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रवासी युवा हिंदुओं को हिंदू वर्चस्ववादी विचारधारा का पाठ पढ़ाया जाता है। उन्हें पैरामिलिट्री स्टाइल ड्रिल्स करवाई जाती हैं और बीजेपी आरएसएस के प्रति राजनीतिक निष्ठा विकसित की जाती है। हिंदुत्व के वैश्विक नेटवर्क में कई और संगठन हैं। विश्व हिंदू परिषद, सेवा इंटरनेशनल, एकल विद्यालय फाउंडेशन। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि ये सभी दान के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं। इन दानों का एक बड़ा हिस्सा आरएसएस से जुड़े कामों को पूरा करने के लिए किया जाता है। भले ही ये धन आपदा राहत के नाम पर लिए गए हों, लेकिन इसका इस्तेमाल मुस्लिम विरोधी हिंसा, जातिवादी नीतियों और आदिवासी संस्कृति के उन्मूलन के लिए किया जाता है। एकल विद्यालय फाउंडेशन, जो भारत में 1 लाख से अधिक स्कूलों का संचालन करता है, इसके ये स्कूल मुख्य रूप से आदिवासी और दलित बहुल क्षेत्रों में स्थित हैं, जो ब्रेन वॉश सेंटर की तरह काम करते हैं, जहां स्थानीय परंपराओं को हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा से बदल दिया जाता है। एकल विद्यालय मुख्य रूप से अमेरिका स्थित कॉरपोरेशनों और प्रवासी दाताओं के दान से चलाया जाता है। इस रिपोर्ट में ऐसे कई दाताओं का जिक्र किया गया है। रमेश भुताड़ा अमेरिका के ह्यूस्टन में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टार पाइप प्रोडक्ट्स के मालिक हैं। रमेश भुताड़ा के पिता भारत में आरएसएस से जुड़े हुए थे। रमेश भुताड़ा ने अमेरिका में अपने पांव जमाने के साथ ही संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। 1977 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया तो ह्यूस्टन की सड़कों पर रमेश और उनके सहयोगी संघ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन उनके इरादे केवल विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं थे। उन्होंने एक ऐसी आर्थिक संरचना तैयार की जो संघ की विचारधारा को अमेरिका की जमीन पर भी फलने फूलने का मौका दे। 2005 में रमेश भुताड़ा और उनके बेटे ऋषि भुताड़ा ने भुताड़ा फैमिली फाउंडेशन की स्थापना की। कर मुक्त दर्जे वाली इस संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा की आड़ में उन संगठनों को फंडिंग देना था जो हिंदुत्व की जड़ें मजबूत कर रहे थे। इस फाउंडेशन की स्थापना के शुरुआती 2 वर्षों में ही $3 मिलियन की राशि भुताड़ा परिवार ने डोनेट की। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इस फाउंडेशन का पता वही था जो स्टार पाइप प्रोडक्ट्स के मुख्यालय का था। एक ही छत के नीचे बिजनेस और विचारधारा दोनों का विस्तार हो रहा था। भुताड़ा फाउंडेशन ने एचएसएस यूएसए, सेवा इंटरनेशनल, एकल विद्यालय, वीएचपी अमेरिका, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन जैसे संगठनों को पिछले कुछ वर्षों में $2.19 मिलियन से अधिक की राशि दी। ये वही संगठन है जो अमेरिका में हिंदुत्व के एजेंडे को संस्थागत रूप से आगे बढ़ाते हैं। स्कूलों में हिंदू संस्कृति के नाम पर पाठ्यक्रम बदलने से लेकर भारत सरकार की नीतियों को समर्थन दिलाने तक। 2022 में फाउंडेशन की फाइनेंशियल रिपोर्ट से पता चला कि इसने $1,76,000 की आय दर्ज की, जबकि खर्च $2,46,497 तक पहुंच गया।
लेकिन असली खेल तो स्टार पाइप प्रोडक्ट्स में चल रहा था। इसके भारतीय सहायक कंपनी ने 2022-23 में ही 117 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया और इस मुनाफे में से हिंदुत्ववादी संगठनों की फंडिंग के लिए भी पैसा इस्तेमाल किया गया। लेकिन भुताड़ा परिवार इस खेल में अकेला नहीं था। फ्लोरिडा से एक और परिवार इस आर्थिक संरचना को ताकत दे रहा था, ब्रह्म अग्रवाल और उनका अग्रवाल एंड गुप्ता फैमिली फाउंडेशन। ब्रह्म अग्रवाल, जिन्होंने अमेरिका में वीएचपी अमेरिका की फ्लोरिडा शाखा और एकल विद्यालय फाउंडेशन जैसे संगठनों में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, उन्होंने एक समानांतर आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया। 2001 में स्थापित ये फाउंडेशन पहले विवेक वेलफेयर एंड एजुकेशनल फंड के नाम से जाना जाता था। इसके माध्यम से हिंदुत्व के संगठनों को 8.11 मिलियन डॉलर की फंडिंग दी गई। यह पैसा सीधे उन संगठनों तक जाता था जो अमेरिका में हिंदुत्व की राजनीति को स्थापित करने में लगे थे, चाहे वो सेवा इंटरनेशनल हो या फिर हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। ब्रह्म अग्रवाल के बेटे सुरेश गुप्ता और पोते विशाल गुप्ता दोनों पार्क स्क्वायर होम्स के सह सीईओ हैं। इस कंपनी का फ्लोरिडा में एक मल्टी मिलियन डॉलर का भूमि विकास और घर निर्माण का बिजनेस है। 2007 में जब भारत में इसकी सहायक कंपनी बनाई गई तो हिंदुत्व एजेंडा को आर्थिक रूप से मजबूत करने का एक और माध्यम तैयार हो गया। मार्च 2023 तक इस कंपनी की भारतीय शाखा ने 11.10 लाख रुपए की नेट वर्थ दर्ज की, लेकिन असली खेल अमेरिका में चल रहा था। 2022 में फाउंडेशन ने 1.18 मिलियन डॉलर की आय के मुकाबले 3.29 मिलियन डॉलर खर्च किए। खर्च बढ़ाने की इस रणनीति का मकसद साफ था, अमेरिका में हिंदुत्व की विचारधारा को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देना। ब्रिटेन में भी यही खेल चल रहा था। यहां धीरज डी शाह का परिवार हिंदुत्व नेटवर्क को संभाल रहा था। एचएसएस यूके के अध्यक्ष और सेवा यूके के निदेशक के रूप में शाह परिवार ने एक आर्थिक तंत्र तैयार किया जिसमें उनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी एसपीएल कॉर्पोरेशन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्च 2023 तक एसपीएल की नेट संपत्ति 6,14,890 पाउंड थी, लेकिन शाह परिवार ने इसे केवल एक व्यापार तक सीमित नहीं रखा। इस परिवार के सदस्य विभिन्न व्यवसायों में निदेशक थे, जिनमें से कुछ कंपनियों का पता एसपीएल से मेल खाता था। एमएस प्रॉपर्टी मिडलैंड्स लिमिटेड जैसी कंपनियां, जिनके देनदारियां 1,35,673 पाउंड तक पहुंच गई थी, इस बड़े आर्थिक नेटवर्क का हिस्सा थी। हकीकत यह है कि इन कंपनियों के जरिए करोड़ों डॉलर हिंदुत्व संगठनों को दिए जा रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब साफ है, एक राजनीतिक दल एक तरह का प्रोपेगेंडा और एजेंडा फैलाने का काम करेगा और कुछ कॉरपोरेट्स उसकी सहायता करेंगे, क्योंकि एक दूसरे की सहायता से ही पॉलिटिकल पार्टी भी ग्रो करेगी और कॉरपोरेट्स भी ग्रो करेंगे। इसी को कॉरपोरेट और पॉलिटिक्स का नेक्सस कहा जाता है। इस नेक्सस की वानगी आपने हिंदुस्तान में देखी है, जिसके कारण विदेशी मंचों पर भी देश की खूब किरकिरी हुई है। पॉलिटिक्स और कॉरपोरेट के इस गठजोड़ को आप कैसे देखते हैं? आपकी समझ में क्या आता है? आपकी जो भी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। कोई सुझाव हो, परामर्श हो, सलाह हो या सवाल हो तो वो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।